कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको अब शुरू कर दिए होंगे, घंटे बढ़ा दिए होंगे। 7 से 8 घंटे 9 घंटे जरूर पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं लगातार इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे ही रहा हूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। ठीक है, 10 दिन है और इसी बीच लगभग जारी होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नवंबर जो एंड है वहाँ पे होगा, जारी हो जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है उसके अनुसार, अगर हम उसको सही माने तो, जो ऑफिशियल्स ने कहा है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ और रहती है कि आयोग कभी भी 0 ईयर नहीं होने देता है, किसी भी साल को 0 नहीं होने देता। वो नोटिफिकेशन तो जारी ही करेगा, भले एग्ज़ाम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, रिजल्ट में परेशानी हो जाए। वो तो पता ही है आपको, 3 साल से रिजल्ट में परेशानियां चल रही हैं, तो वो रहेगा। लेकिन ये तो है कि नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा, क्योंकि वो पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी किए हैं और इस साल भी उनकी बाध्यता है कि पीसीएस जो पीएससी है उसके संबंध में जरूर नोटिफिकेशन जारी करे। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नवंबर एंड में जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि अगर नोटिफिकेशन नवंबर एंड में है तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 90 दिन, मान लीजिए मार्च का, तो 100 दिन के आसपास हम अगर माने तो 100 से 110 दिन आप लोगों के पास तैयारी करने का है। अगर आप लोगों ने इन 100 दिनों का अच्छे से इस्तेमाल किया तो इतना श्योर है कि आप लोग 80 या 80 प्लस नंबर जरूर लाएंगे और अपनी जो सिलेक्शन है उसको जो है श्योर कर पाएंगे। तो तैयारी अब आप लोग बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, टाइम बढ़ा लीजिए पढ़ाई का, अपना एक शेड्यूल बना लीजिए ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवर कर पाएँ। आपको पता है कि जो हमारा पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट में है और इन 10 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 7 से 8 घंटे रेगुलर अब देना शुरू कर दें। आपको तैयारी करना है। इसके अलावा हम लोग जो कर रहे हैं वो आपके लिए ये है कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्लास और जो टेस्ट सीरीज है उसके संबंध में चीज़ें शुरू कर दी हैं, है ना। क्लास के संबंध में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एमपीजी के जो है रात 8 बजे मैं अरुण कुमार डेली आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ एमपीजी के लेके। इसके अलावा जैसा मैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, आयोग का जो टॉपिक है, आयोग यूनिट नंबर 10 है, उसमें 9:15 जैसा कि अभी हो गए हैं समय, 9:15 पे मैं आयोग लेके आता हूँ। तो 2 क्लास हम लोगों ने शेड्यूल कर दी है और बहुत ही जल्दी जैसे एक आध क्लास आयोग की खत्म होगी उसके बाद नई क्लास है। इसके अलावा एक आध क्लास और हम लोग शेड्यूल करने वाले हैं। तो ये रात को 8 बजे आप लोग जुड़िए डेली एमपीजीके से। इसके अलावा 9:15 पे आयोग से जुड़िए। ये 2 क्लास के संबंध में हो गई। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमने बता दी है कि आप पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 2022 की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ऑनलाइन प्रारंभ की है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। ये रही इन्फॉर्मेशन के बाद। अब ये है कि क्लास हम कोई शुरू करें उसके पहले आप लोग चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है केंद्रीय सूचना आयोग, जो हमने कल ये टॉपिक थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था आरटीआई के संबंध में, विशेष तौर पर आरटीआई क्या है उसके संबंध में जानकारी ले ली थी, चर्चा कर ली थी हम लोगों ने। तो केंद्रीय सूचना आयोग को हम कल जहाँ छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम आज फिर से एक रिवीजन देखेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे थोड़ा सा 2 मिनट में, जो चीज़ें हमने कल पढ़ी। उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग को, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता है यहाँ से जीएस का क्वेश्चन बनने की भी पूरी संभावना होती है, जीएस से रिलेटेड, और आयोग से तो बनना ही है। तो चाहे आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करना हो, ऑब्वियसली जो प्रीलिम्स देगा उसके बाद उसको मेंस ही देना है, तो उसके लिए भी लाभप्रद है। इसके अलावा चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, या अदर जो भी व्यापम एग्जाम लेता है उसकी तैयारी कर रहा हो, सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, इसलिए फटाफट चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को, मित्रों तक चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास से जुड़ पाएँ और क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। फटाफट चैनल से जोड़ दीजिए लोगों को, चैनल की लिंक को वापस से शेयर कीजिए सभी लोगों को जो भी आपके बीच में पढ़ने वाले। उसके बाद हम
आगे बढ़ते हैं। अगले 1 मिनट से हम शुरू करेंगे, लेकिन तब तक आप लिंक को फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने शेयर कर दी होगी लिंक को। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है उसको। केंद्रीय सूचना आयोग हमारा टॉपिक है ना। कल हमने क्या क्या बातें कर ली थी, हमने आपको ये बता दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुई है उस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई है। सूचना का अधिकार क्या है, आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके संबंध में मैंने पहले ही बता दिया था। किसी भी सरकारी संस्थाओं से आप कोई भी सूचना अर्जित कर सकते हैं आरटीआई लगा के, है ना। ये मैंने कल बता दिया था। कैसे कैसे प्रावधान भी मैंने कल चर्चा कर ली थी कि आप 30 दिन के अंदर सूचना लेंगे और जीवन मृत्यु से संबंधित होगा तो 48 घंटे के अंदर आप सूचना प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा कैसी सूचना नहीं प्राप्त कर सकते, तो वही है कि न्यायालय के अवमानना से रिलेटेड हो, राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ने वाला हो, ठीक है, कोई सामरिक महत्व का। सामरिक महत्व से मतलब है कि आप अगर किसी संस्था से ये पूछ लें कि भाई आपने कितने परमाणु बम बना लिए, तो ऐसे प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसके संबंध में उद्देश्य भी हमने कल बता दिए थे कि पारदर्शिता लाना है शासन प्रशासन में, भ्रष्टाचार को कम करना है, लोगों को जागरूक करना, इस प्रकार की जो है उद्देश्य के साथ सूचना का अधिकार जो अधिनियम हो 2005 लाया गया, है ना। ये मैंने कल चर्चा कर ली है, तो आज मैं नहीं बताऊंगा। धारा 12 के तहत जो है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई है, ये भी मैंने कल आपको बता दिया है। सीआईसी की स्थापना कब हुई, एग्जैक्ट डेट क्या है, तो 12 अक्टूबर 2005 आपको याद रखना है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कब जो है सीआईसी की स्थापना हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अक्टूबर 2005 वो डेट है। सांविधिक संस्था है, ये भी मैंने कल बता दिया था। तीनों में अंतर भी मैंने बता दिया है कि संवैधानिक संस्था कौन सा है, संविधिक संस्था कौन सा है, और जो कार्यकारी संस्था है वो कैसी है। वो तीनों चीजें हमने कल बता दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। कई बार इस चीज को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में हमेशा की तरह होता है, वहीं भी। तो भारत सरकार के जो कार्मिक प्रशासन है, जिसको हम डीओपीटी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बोलते हैं, कार्मिक प्रशासन जो मंत्रालय है उसकी नोडल एजेंसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको नोडल एजेंसी पता होना चाहिए, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन रहेगी, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, ठीक है। यहाँ तक बात हमने कल कर ली थी। इसके अलावा हमने पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर की बात कर ली थी कि एक मुख्य सीआईसी होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, फिर इसके अलावा 10 अन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। ये माने कल ये मैक्सिमम लिमिट थी
भी हमने कल बता दी थी। वर्तमान में क्या स्थिति वो भी हमने कल चर्चा कर ली कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और एक 7 अन्य है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो 1+7 का कॉन्सेप्ट है और टोटल 8 सदस्य हैं अध्यक्ष से। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैंने पहले भी बताया कि एमपीपीएससी के संबंध में क्वेश्चन एमपीपीएससी ने ही पूछा था कि एमपीपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। ये 2021 के प्रीलिम्स में आ चुका है, हाल ही के प्रीलिम्स में आया है। ठीक है, तो ये बात भी मैंने कल कर ली थी। इसके अलावा हमने ये भी बता दिया था कि केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा महिला कौन थी, तो दीपक संधू जी थी जो पहली मुख्य चुनाव आयुक्त तो महिला में थी। मुख्य जो आयुक्त है इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनमें थी। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में कौन है मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो भी यशवर्धन कुमार सिन्हा। हमने कल इनकी बात कर ली है, YK सिन्हा जी की, है ना। तो अगर वर्तमान से भी क्वेश्चन बनता है तो ऐसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद रहेगा ये बात। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने योग्यता की भी बात कर ली थी, कौन व्यक्ति है जो CIC या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। तो मैंने बताया था कि तकनीक से रिलेटेड, तकनीक के क्षेत्र से हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो, विधि के क्षेत्र से हो, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से हो, प्रबंधन के क्षेत्र से हो, पत्रकारिता के जनसंचार के क्षेत्र से एवं प्रशासन के क्षेत्र से जो अनुभव रखने वाला व्यक्ति है वही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। ठीक है, इतनी बातें हमने कल कर ली थी। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि राजनीतिक दल से कोई उसका संबंध ना हो तो वो व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, उन्हें संसद या किसी विधानमंडल के सदस्य ना हो, ये भी बात हमने कल कर ली है। ठीक है, तो हमने कल इतनी सारी योग्यताएं पढ़ ली हैं, संरचना पढ़ ली है, वर्तमान में क्या कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया है और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कल की क्लास में। और अभी हमने जो रिवाइज किया, अगर आपके कहीं पे सवाल हो या आपका कोई डाउट हो या आपका कोई सजेशन है, जो भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगले 20-30 सेकंड में आपको हमें बताना है कि आपको चीज़ें कल समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई, इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम अगले 20 सेकंड के बाद आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए, आई होप, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये जो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक में अन्य चीज़ें देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति के संबंध में बात करेंगे, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है एवं इनकी सर्विस कंडीशन या सेवा शर्तें उनकी क्या है, ये बात हम अब देख लेते हैं। चलिए, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त, ध्यान रखना मुख्य सूचना आयुक्त की हम बात कर रहे हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, CIC की बात कर रहे हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त है तथा अन्य जो आयुक्त हैं, जो भी अन्य आयुक्त है, जो मैंने बताया था कि वर्तमान में 7 है, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, आपको यहाँ पे राष्ट्रपति को याद रखना है कि जो इनकी नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, चाहे वो सदस्य हो यानी कि अन्य आयुक्त हो या मुख्य सूचना आयुक्त हो। लेकिन जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, एक 3 सदस्यीय समिति होती है, उसकी सिफारिश पर जो नाम वो रिकमेंड करती है उसके आधार पर नियुक्ति की जाती है। कितने सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, 3 सदस्यीय। तो यहाँ पे 3 सदस्यीय समिति का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति।
कैसे करेंगे? एक समिति होगी जो 3 लोग होंगे जिसमें, और उसके रिकमेंडेशन पे नियुक्ति की जाएगी। अब इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन है उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। 3 सदस्यीय समिति में पहले प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको यहाँ पे, पहले प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर, ये होंगे अध्यक्ष इस समिति के, है ना। कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, दूसरा व्यक्ति कौन है? लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक बात। चल, एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लोकसभा विपक्ष के नेता, और तीसरे जो है मंत्रिमंडल का कोई भी एक सदस्य होगा, कोई भी एक मंत्री होगा जो सदस्य बनेगा। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 3 मेंबर हो गए। अध्यक्ष के तौर पे कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे कौन है? विपक्ष के नेता। लोकसभा में ध्यान रखना है, राज्यसभा यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि कोई राज्यसभा की बात नहीं कर रहा है ना, ये लोकसभा की बात कर रहा है। तो लोकसभा में एक विपक्ष के नेता और एक व्यक्ति होगा जो कैबिनेट का मंत्री होगा। तो इन 3 लोगों की जो 3 सदस्यीय समिति है, यही समिति जो है नाम जो है रिकमेंड करेगी या सिफारिश करेगी, उसी को वो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नियुक्ति के संबंध में सारी बातें। यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी। पहले तो ये है कि जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सिफारिश पे करेंगे? तो 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे करेंगे। 3 सदस्यीय समिति में है कौन कौन? तो प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता एवं मंत्रिमंडल का एक सदस्य। क्लियर है यहाँ तक बात? देखो कि जो नियुक्ति है वो आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई हो। इसकी दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो अध्यक्ष बने हैं, यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या अदर इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है, दोनों लोग एक ही बार अपने पद पर रहेंगे, है ना, एक ही बार अपने पद पर रहेंगे। क्लियर ये बात? आगे ये बात समझ में या नहीं आई? चलो, तो दोबारा नियुक्ति नहीं होगी, ये बात आपको समझ में आ गई ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। चौथी बात क्या है नियुक्ति सेवा शर्त में? जो सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें हैं, सर्विस कंडीशन है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है, यानी कि जो चीफ होंगे कौन? इलेक्शन कमीशन के, उन्हीं के समान इनकी सेवा शर्तें तय की गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेवा शर्तें कैसे निर्धारित हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उन्हीं के अनुसार इनकी सेवा शर्तें निर्धारित है। जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं एवं अन्य आयुक्त हैं, इनके जो वेतन भत्तों का निर्धारण है केंद्र सरकार करती है। मैंने कई बार बताया था कि कई जगहों पे ऐसी स्थिति है जिसमें राष्ट्रपति करते हैं वेतन भत्तों का निर्धारण, कई जगह ऐसी स्थिति है जहाँ पे संसद करते हैं वेतन भत्तों का निर्धारण, और यहाँ पे क्या कर रही है? केंद्र सरकार यहाँ पे जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कि नियुक्ति दोबारा नहीं होगी। सेवा शर्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार होंगे, और जो मुख्य आयुक्त हैं एवं अन्य जो आयुक्त हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार करे। ठीक है, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें समझ में आई या नहीं आई? समझ में? नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में कोई डाउट या कोई परेशानी? बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको देख लिया है। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम आंसर करने की स्थिति में हों। हमको एक एक बातें क्लियर होनी चाहिए कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा में
विपक्ष के नेता और मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। दोबारा नियुक्ति होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल दोबारा नियुक्ति इनकी नहीं होगी। इनकी सेवा शर्तें किसके बराबर है? तो याद रखना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके बराबर है। ठीक है। एवं इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना तो राष्ट्रपति ना संसद। यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखना है कि जो वेतन भत्तों का निर्धारण है वो केंद्र सरकार तय करती है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है। अब हम देखेंगे कार्यकाल। एक क्वेश्चन है आपसे, आपको हमें ये बताना है कि जो हमारा एसटी कमीशन है ना, एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन है आपके लिए, एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष आपको फटाफट बताना है। फटाफट आंसर करिए, हम देख रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं, आपको बताना है अब एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष। फटाफट बताइए, एसटी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो अगली चीजें हम देख लेते हैं। हमारा जो है अगला कार्यकाल क्या है, इनका टर्म्स क्या है। ठीक है, टर्म्स क्या है इसके संबंध में हम बात कर लेते हैं। याद रखना है, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एवं अन्य आयुक्त जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो जाए। ये कब हुआ है याद रखना, पहले ये 4 वर्ष का टर्म्स था, अब ये 2019 संशोधन हुआ। हम बताएंगे क्या क्या बदलेगा ये चीजें। तो यहाँ पे अब याद रखना है कि जो टर्म्स हो गया इनका 3 and 65, जो भी पहले हो जाए। मैंने बता ही दिया है कि 3 and 65 का मतलब क्या है कि अगर आप 60 की उम्र में इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं तो 3 साल ही आपका टर्म रहेगा, यानी कि आप 63 साल में रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए सपोज आप 63 साल में ही बन गए, 63 साल में बनते हैं तो आपकी जो 65 वर्ष की आयु है वो 3 साल के पहले कंप्लीट हो जाएगी, है ना, तो आप तब भी आप रिटायर हो जाएंगे। याद रखना है 3-65 जो भी पहले हो जाएगा वहां पे अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों की कंडीशन पे वो रिटायर हो जाएंगे। क्लियर रहेगी बात? ठीक है, कार्यकाल आपको पता रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा?
चलो, आई होप कि आपको टर्म्स याद रहेगा। चलिए और कुछ देख लेते हैं। यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उनका कार्यकाल दोनों को मिलाकर कुल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, ये कोई नई चीज़ है। पहले आपने किसी भी आयोग में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होंगी कि जो सूचना आयुक्त है, सूचना आयुक्त का मतलब जिसको मैं लगातार अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोल रहा हूँ, तो अदर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मान लीजिए उसको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाता है ना, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाता है। उस स्थिति में नियुक्त तो उसका कार्यकाल जो है दोनों को देख के मिलाया जाएगा। सपोज वो 3 साल पहले, लगभग 3 साल होने के पहले, मान लीजिए वो 2 साल 8 महीना रह गया और सूचना आयुक्त था, उसके बाद वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया, तो 5 साल ही रहना है, यानी कि 2 साल और 4 महीने वो और रहेगा, है ना। तो कुल जो है टर्म्स उसका 5 साल। तो मैक्सिमम टर्म्स किसी भी व्यक्ति को 5 साल है और 3 वर्ष 65 वर्ष का टर्म्स रहेगा जहां पे वो अपने पद पे रहेगा। ठीक है, ये बात यहां तक। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको टर्म्स जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इनके त्याग पत्र की कहानी देख लेते हैं और इनके हटाने की क्या प्रक्रिया है उस पर हम बात कर लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। चलो पहला पॉइंट देखते हैं। आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त, ध्यान रखना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तथा अन्य जो सूचना आयुक्त है वो अपना त्याग पत्र दोनों लोग किसको देंगे? राष्ट्रपति। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि नियुक्ति कौन कर रहा है, कौन कर रहा है नियुक्ति? प्रेसिडेंट महोदय कर रहे हैं, है ना। प्रेसिडेंट महोदय कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है कर रहे हैं नियुक्ति। अब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं तो यहाँ हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, तो याद रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, चाहे वो CIC हो चाहे वो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, दोनों लोग अपना त्याग पत्र जो है वो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। क्लियर है ये बात? ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो त्याग पत्र है मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त किसे सौंपेंगे, तो याद होना चाहिए वो किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति महोदय को। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उनके त्याग पत्र के संबंध में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि त्याग पत्र के संबंध में और क्या क्या बातें हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त है एवं जो अन्य आयुक्त है उनको राष्ट्रपति और किन किन आधारों पर हटाएगा वो आधार हम देख लेते हैं। पहले तो ये है, मैंने पहले ही बता दिया कि या तो वो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र देंगे, त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति किन आधारों पर हटा सकता है वो आधार जानना बहुत जरूरी है। पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अगर कदाचार साबित होता है या समर्थता साबित होती है, इस दोनों कंडीशन पे उनको राष्ट्रपति हटा देंगे। ज्यादातर जो आयोग हम पढ़ रहे हैं वहां पे एक चीज जरूर दिख रही है हमको कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही, ठीक है, कदाचार के आधार पे और असमर्थता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति हटा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि चाहे CIC हो या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, अगर कदाचार साबित होता है, असमर्थता साबित होती है, तो उसे वो उसके पद से राष्ट्रपति हटा देंगे। चलो दूसरी बात देख लेते हैं।
मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो दिमागी तौर पर अब ठीक नहीं है तो भी उसको हटाया जा सकता है ना। चलो, तो एक साबित कदाचार असमर्थता, दूसरा मानसिक तौर, तीसरा कर्तव्य का पालन ना किया हो। आपको पता है कोई भी जो भी कमिश्नर अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सबको कोई ना कोई फंक्शन दिए गए हैं, सबके कार्य डिसाइड कर दिए गए हैं रूल के द्वारा या संविधान द्वारा। अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते तब भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। तो कर्तव्यों के निर्वहन ना करने पर भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। चौथी बात, दिवालिया घोषित होने पर, है ना, दिवालिया घोषित होने पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। चलो, पांचवा है पद का दुरुपयोग करना। पद का दुरुपयोग है कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है, आप उससे बाहर जाकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप दुर्भावना से ग्रसित होकर काम कर रहे हैं, दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस स्थिति में भी आपको आपके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इतने आधार हैं। एक तो ये है कि आप स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दें, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इसके अलावा अन्य 5 कारण हैं जिसके आधार पर आपको हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति हटाएंगे एक तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाओ, कर्तव्य का पालन ना करो, दिवालिया घोषित होने पे और पद के दुरुपयोग होने पे आपको आपके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो त्याग पत्र एवं हटाने की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई है स्पष्ट रूप से बातें या नहीं आई? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें तुरंत बताना है कि ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, या अभी कोई डाउट है आपको। आप बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें भी ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो आप फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हाँ, ये बात हमें पूरी तरीके से समझ में आ गई। आपको कमेंट करना है, बताइए आपको बातें समझ में आ गई हैं या नहीं, आपके कोई सवाल है? चलो, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में देखते हैं। वार्षिक रिपोर्ट की क्या स्थिति है, क्योंकि आपको मैंने पता है कि कोई भी संस्था
सबको अपने कार्यों की एक रिपोर्ट 1 साल में बनानी होती है, वही वार्षिक रिपोर्ट कहलाती है ना। तो केंद्रीय सूचना आयोग भी बनाएगा। तो केंद्रीय जो सूचना आयोग है द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जो है, ध्यान रखना है केंद्र सरकार को सौंपी जाए, कोई भी राष्ट्रपति रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दी जा रही है ना, राष्ट्रपति की रिपोर्ट नहीं सौंपी जा रही है। बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो रिपोर्ट है CIC किसको दे रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसको दे रहा है, केंद्र सरकार को। ठीक है, CIC किसको रिपोर्ट दे रहा है, केंद्र सरकार को, वार्षिक रिपोर्ट है ना। अब केंद्र सरकार उस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन पर रखवाएगी। दोनों सदन से मतलब है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संसद में कौन कौन सी संस्था शामिल है, संसद में क्या क्या आता है आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फटाफट, संसद में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है संसद में, आपको फटाफट आंसर करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बीच बीच में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमें भी ये पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आपको बताना है कि संसद में क्या क्या आता है। मैंने बता ही दिया है कि संसद के दोनों सदन पे रखवाया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए, संसद में क्या क्या है फटाफट बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए आप लोग, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कार्य एवं शक्तियां जो है वो CIC की देख लेते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कार्य, फंक्शन एवं शक्तियां, पावर्स। ठीक है, चलो। सूचना का अधिकार अधिनियम है कब का, 2005 का, मैंने पहले बताया है। इसके अनुसार किसी विषय पर मिली शिकायतों के मामले में व्यक्ति से पूछताछ जो करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या करेगा, मान लीजिए हम कोई सूचना मांगते हैं किसी भी संस्था से, है ना, उस सूचना को हमको समय पे नहीं प्रदान किया जाता, इसकी शिकायत हमने कहाँ पे कर दी, जाके CIC में। ठीक है, तो हमने शिकायत की कि भाई फला आदमी, ये A नाम का व्यक्ति ने हमको इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन टाइम या नहीं दिया है, ऑन टाइम या दिया ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करने की जो जानकारी, जिसने हमें इंफॉर्मेशन देने से मना किया है या नहीं दिया है, उससे जो पूछताछ करेगा, कौन करेगा, वो करेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, क्लियर ये बात। चलो दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। आयोग किसी भी मामले में खुद संज्ञान ना लेकर जांच का आदेश देता है। एक बात याद रखना है यहाँ पे, वो खुद स्यू मोटो एक्शन नहीं लेता है, यानी खुद से वो संज्ञान नहीं लेता है किसी मामले पर, सॉरी, यहाँ पे वो खुद संज्ञान लेकर जांच का आदेश दे देता। अगर उसे ये पता चल जाता है किसी भी सरकारी संस्था ने लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन समय पे नहीं दे रहा है या इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, अगर ऐसी बात उसे पता चल जाती है, वो खुद ही आगे आके सो मोटो एक्शन लेकर वो जांच का आदेश दे सकता है। ठीक है, दो बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं है। पहली बात तो ये है कि कैसे वो किसी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाकर पूछताछ करेगा, दूसरा ये कि खुद संज्ञान कैसे लेगा। तीसरी बात क्या है, या तीसरा फंक्शन क्या है, आयोग ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दे सकता है जहां कोई भी सूचना अधिकारी नहीं है। कई बार क्या हो रहा है, और खासकर आज मैं बता दूं कि आज के दौर में कई ऐसे इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट में जहां पे स्थिति ये है कि पूरे, जैसे हमने बताया कि 10 हो सकते हैं, है ना, 1+11 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है 1+7, कहीं ना कहीं 8 लोग हैं, 3 लोगों की कमी, 3 अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जो सरकारी संस्था है ना, सरकारी संस्था में भी सूचना अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल होते हैं,
वो लोग नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में नियुक्त नहीं किए हैं तो नियुक्त करने का जो आदेश है वो सरकार को कौन देगा, वो देगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्लियर है ये बात कि अगर किसी संस्था में सरकारी अधिकारी नहीं है जो इंफॉर्मेशन देने के लिए लाइबल होते हैं, है ना, तो ऐसे आयोग जो है ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए जो है आदेश देगा। तीन बातें ये क्लियर हुई या नहीं हुई आप लोगों को? ठीक है, एक तो ये है कि कैसे किसी को बुलाता है, दूसरा ये है कि संज्ञान लेगा, तीसरा ये है कि कहीं पे अधिकारी नियुक्त नहीं है तो आदेश देगा। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति, सिविल न्यायालय मैंने पहले बता दी, जैसे किसी को समन करके पूछताछ, यहाँ पे जैसे पूछताछ की जा रही थी, ये एक प्रकार से सिविल न्यायालय की शक्ति। जिस प्रकार से न्यायालय अपने समक्ष किसी को बुला सकते उसी प्रकार से ये भी अपने समक्ष बुला रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, चार फंक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए। पांचवा फंक्शन क्या है कि आयोग को किसी मामले की जांच करते हुए किसी व्यक्ति को समन करने का आदेश दे सकता है, मैंने बता दिया किसी को समन कर सकता है सिविल न्यायालय। छठा काम क्या है, आयोग लिखित एवं मौखिक रूप से शपथ के साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी आदेश दे सकता है, शक्तियां इसके पास है। ठीक है, कोई भी शपथ आपको एफिडेविट को साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करने का आदेश देगा। ठीक है, तो इतने सारे जो पावर्स हैं, इतने सारे फंक्शन जो हैं वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है। तो आप लोगों को फंक्शन और पावर समझ में आ गई या नहीं आई अभी तक? 6 पावर्स हमने देख लिए, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्य एवं शक्तियाँ जरूर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कार्य एवं शक्तियाँ आपको याद रखना है, ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं आपको 2019 के मेंस में ये सीबी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सीआईसी के फंक्शन पूछे गए थे। 15 नंबर के क्वेश्चन में इनके फंक्शन पूछे गए थे, है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से फंक्शन याद होना चाहिए। चलो आगे देखें, नोट में अब कुछ देख लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको शुरुआत में भी दी है, लेकिन और भी क्या चीज़ें हैं नई वो भी हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। भारत सूचना का अधिकार अधिनियम 2012 के उपबंध क्या है, 2005 के उपबंध, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है, अधिकार रखता है। ये बात मैंने पहले ही बता दी कि किसी भी सरकारी अधिकारी या अधिकरण से या संस्था से या कार्यालय से आप सूचना इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ठीक है, सूचना कितने दिनों में मिलेगी? 30 दिन के अंदर, ये मैंने पहले बात आपको बताई। कितने दिन के अंदर मिलेगी सूचना? 30 दिन के अंदर। यदि सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो आयोग को कितने घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है? 48 घंटे के अंदर। कोई भी प्राधिकरण है, सरकारी प्राधिकरण, अगर वो आपके प्राण से संबंधित हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो, तो 48 घंटे के अंदर सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रमुख उपबंध है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था, उसमें कुछ संशोधन हुए हैं 2019 में, उसकी बात कर लेते हैं। मैंने एक चीज तो पहले ही आपको बता दी थी कि किस बात की संशोधन हुई थी। पहले तो एक टर्म्स की हुई थी, 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया गया था। तो
इसमें क्या हुआ है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल मैंने बताया केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, और तय कितना किया गया है, 3 और 65, है ना। तो किसके द्वारा तय किया जाता है ये भी आपको याद रखना है, ना तो संसद है, ना राष्ट्रपति है, ना अन्य कोई है, केंद्र सरकार जो है इनका टर्म्स तय करती है। वर्तमान में 3 और 65 इनका जो है कार्यकाल तय किया गया, ये 2019 से हुआ है। इनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं, ये भी अभी हाल ही में 2019 के संशोधन से ये बात निकल के आई है। ठीक है, ये बात आई समझ में या नहीं आई? सूचना का अधिकार अधिनियम याद रहेगा या नहीं? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, अन्य कुछ तथ्य देख लेते हैं, और लगभग ये टॉपिक जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण था वो समाप्त होने चला है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि विश्व में हमने तो 2005 में दिया अधिनियम के माध्यम से, सबसे पहले जो सूचना का अधिकार दिया दुनिया में वो स्वीडन ने दिया था 1766। ये बात आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले किसने दिया था सूचना का अधिकार अधिनियम को, सूचना का अधिकार, तो स्वीडन ने दिया था। आज से 250 साल लगभग पहले, 1766 की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ मुगल थे तब की हम बात करें तो 1766 में स्वीडन कितना डेवलप था, अब आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये डेवलप्ड कंट्री, 1766 में वहाँ पे ये जो सुविधा है जिसको हम अधिकार कहेंगे सूचना का अधिकार, वो दे दी गई। किसको? नागरिकों को। चलो याद रहेगा आप लोगों को। दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया है तो याद रखेंगे ना, स्वीडन। कब दिया है? 1766। भारत में मैंने पहले ही बता दिया कि 2005 के थे। सूचना का जो अधिकार अधिनियम को उसके दायरा जो है ना, उसके बाहर कौन कौन से संगठन है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, आपको पता है कि ये एक प्रकार की गुप्त जांच संस्था है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप इससे ही मांगने लग जाएंगे सूचना कि आप हमें बताओ पाकिस्तान पे आप क्या देख रहे हैं, है ना, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप पाकिस्तान पे कब अटैक करवाने वाले, है ना, आप अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से बचने के लिए क्या करते हैं, तो दुनिया भर की जो चीजें हैं आईबी से आप नहीं मांग पाएंगे, ईडी से नहीं मांग पाएंगे, प्रवर्तन निदेशालय, है ना, आप इससे भी नहीं मांग सकते। तीसरा है सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्स से भी आप नहीं मांग सकते। चौथा आईटीबीपी से भी आप नहीं मांग सकते इंफॉर्मेशन। पांचवा डीआरडीओ से भी आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है ना। छठा है एनसीबी से भी आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, है ना। और सातवां है बीएसएफ से भी आप नहीं मांग सकते, ठीक है। इतना सब समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ईडी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, डीआरडीओ, एनसीबी, बीएसएफ, यहाँ आप इंफॉर्मेशन इनसे नहीं मांग सकते। इसके अलावा आयकर निदेशालय से भी आप नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ से भी नहीं मांग सकते हैं। एनएसजी से, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से भी आप नहीं मांग सकते। ऐसी संस्थाओं से आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग पाएंगे, और एसएसबी से भी नहीं मांग पाएंगे, सशस्त्र सीमा बल से भी नहीं मांगते। इतनी सारी संस्थाएं हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ये बात क्लियर है? ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? 2 दिन में हम इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से आरटीआई एक्ट को देखते हुए समझे, सीबीसी को समझ, सीआईसी को समझे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो सारी बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर क्लास बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को मज़ा आया है, आपने टॉपिक को लेकर एंजॉय किया है, चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो की लिंक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अगर अभी आप चैनल में नए हैं और अगर आप लोग